हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड यानी कि बायू को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर की ग्रेव के पास बैठी हुई उनसे कह रही थी कि माँ बहुत जल्दी मैं अपनी बीमारी का एंटीडोट ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हम अपने ड्रामा का मेन लीड फोयान को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे और वो कह रहे थे कि आज तो इसे पकड़ के रहेंगे। बायू जैसे ही प्रेयर करके उठती है तो वो फोयान से टकरा जाती है। फोयान उसे कहता है कि मेरी जान बचा लो, तुम्हें उसके बदले में जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। उसको संभालते संभालते वो उसकी चेस्ट पे एक बर्थ मार्क देख लेती है और उसे याद आता है कि उसकी मदर ने उसे कहा था तुम्हें एक ब्लड डिजीज है, जब तुम 26 इयर्स की हो जाओगी तो तुम मर जाओगी, लेकिन उसका एंटीडोट सिर्फ एक इंसान के पास है जो हेवनली गॉड का बेटा होगा और उसकी चेस्ट पे एक निशान होगा। तो बायू सोच लेती है उसकी हेल्प करने के लिए। इधर गुंडे उसे कहते हैं कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बायू उन्हें कहती है कि लगता है तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ये कह के वो उनके साथ जबरदस्त किस्म की फाइटिंग करती है और अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उन्हें एक ही झटके में वहाँ से भगा देती है। तभी बायू के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि आपका छोटा भाई खतरे में है, फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए आए। तो बायू फोयान को नीचे लटा देती है और उसके मुंह में एक मेडिसिन डाल देती है। उसे कहती है कि मेरे एंटीडोट हम दोबारा फिर मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फोयान तो बेहोश था, उसे नहीं पता कि किसने उसकी हेल्प की। दूसरी तरफ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसको उसका फादर बेल्ट के साथ बुरी तरह से मार रहा था, यहाँ तक कि उसकी कमर में से ब्लड भी निकल रहा था। बायू के फादर उसे देख के रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि बायू तुम 4 साल के बाद वापिस आई हो। उसकी बहन उसे देख के कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ पर आ गई हो, अब मुझे फू फैमिली के बेटे के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। और उसकी स्टेप मदर भी उसे कहते हैं कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हें आज उसके साथ शादी करनी है। लेकिन बायू उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसके फादर उसे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी स्टेप मदर है, इसकी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। ये कह के वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो बायू अपनी मैजिकल पावर का यूज करके अपने फादर को दूर गिराती है। वो अपने भाई को लेके वहाँ से जाने लगती है तो उसकी माँ उसे एक लॉकेट दिखा के कहती है कि ये लॉकेट तुम्हारी माँ का है, अगर तुम यहाँ से गई तो ये लॉकेट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो अपनी माँ से वो लॉकेट छीन लेती है और अपने भाई को लेके वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बायू को एक पेपर देते हुए कहता है कि आपको फू फैमिली के साथ शादी करनी ही होगी क्योंकि आप इस खानदान की बड़ी बेटी हैं। लेकिन बायू फू को कॉल करती है और उसे कहती है कि आज शाम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। फोयान भी इस बात के लिए मान जाता है। बायू को तो इस बात का पता ही नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है वो उसका एंटीडोट है। उधर फोयान भी इस बात को नहीं जानता था कि बायू बाई फैमिली की बड़ी बेटी है जिसने थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी। तो फोयान अपने असिस्टेंट से कहता है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। तभी उसे वो सीन भी याद आता है जहाँ पर बायू ने उसे मेडिसिन दी थी। दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं जो जोजो को हॉस्पिटल लेके आती है। फिर वो अपने फ्रेंड हुई से कहती है कि तुम्हें इसे लुक आफ्टर करना होगा, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। वो अपना ब्रेसलेट उतार के भी अपने भाई को पहना देती है और उसे कहती है कि मैं जल्दी यहाँ पर आऊंगी। जैसे ही बायू बाहर आती है तो व्हील चेयर पे उसे फोयान मिल जाता है। वो उसे देख के कहती है कि एंटीडोट कैसे हो तुम, हम दोबारा फिर से मिल रहे हैं। लेकिन फोयान को तो कुछ भी याद नहीं था। तभी एक बच्चा इमरजेंसी कंडीशन में सामने आता है तो बायू उसे अपनी आईसी नीडल के साथ हील कर देती है। फोयान भी उसकी आईसी नीडल देख लेता है और उसे लगता है कि ये बायू ही है, लेकिन फिर भी उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर बायू पीछे मुड़ के देखती है तो फोयान वहाँ से जा चुका था। वो हुई से उसकी डिटेल पता करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम फोयान को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको मिस बायू से मिलने के लिए जाना है। फिर फोयान बायू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुँच जाता है और इधर बायू भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो गलत रूम में चली जाती है। फिर फोयान भी वहाँ से जाने लगता है और बायू उसके सामने आ जाती है। बायू फोयान से कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जिसने आपकी मदद की थी। लेकिन फोयान उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी फोयान को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो बताता है कि आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए बोला था वो लड़की एक स्पिरिचुअल डॉक्टर है और लोगों का इलाज अपनी मैजिकल पावर से करती है, वो कोई आम लड़की नहीं। फोयान उसे कहता है कि तुम झूठ बोलती हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। बायू उसके थोड़ा पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने आपकी हेल्प की थी। फोयान उसका बाजू पकड़ के उसका ब्रेसलेट देखता है जो कि अब उसके हाथ पे मौजूद नहीं था। तो वो स्माइल करता हुआ कहता है कि तुमने एक बार फिर से झूठ बोला। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। बायू उसके एटीट्यूड से बहुत हैरान होती है। वो घर जाती है तो हुई उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसे रही। तो वो कहती है कि वो आदमी तो वहाँ से पहले ही जा चुका था। फिर हुई उसे बताता है कि आपने जिस आदमी के लिए डिटेल्स पता करने को कही थी वो आदमी मिस्टर फू है और ये वही आदमी है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। लेकिन बायू अपने दिल में सोचती है कि वो तो मुझे अपने करीब आने नहीं देता, इसलिए वो कहती है कि उसके पास जाने का कुछ और रास्ता सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में हम बायू को देखते हैं जो फोयान के घर पे मेड की हायरिंग के लिए आती है। असिस्टेंट बताता है कि इनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फोयान कहता है कि ठीक है, मुझे मसाज के लिए एक लड़की की जरूरत है, क्या तुम मेरी मसाज कर सकोगी। तो बायू कहती है कि जी।
ये कह के वो उसे अपनी टांगे दुबाने के लिए कहता है। बायू को उसकी टांग पे हाथ लगाते ही पता चल चुका था कि इसकी टांगे अब हील हो रही हैं, लेकिन ये अभी तक व्हील चेयर पे है। ये बात उसे थोड़ी हैरानकुन लगती है। इधर फयान भी उसकी मसाज करने की टेक्निक से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो उसे हायर कर लेता है। बायू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने दिल में प्लान करती है कि आज रात ही उसे अपना काम कंप्लीट करके यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कि फयान ही हेवनली डॉक्टर का बेटा है, यानी कि उसका एंटीडोट है। इसीलिए वो रात को अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके फयान के रूम में आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फयान रूम से बाहर था और अपने असिस्टेंट के साथ रूम की तरफ ही आ रहा था, लेकिन बायू से कोई चीज नीचे गिरती है तो वो फौरन से अपने रूम की तरफ आता है। बायू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो उससे पकड़ी नहीं जाती। तो फयान एक छुरी पकड़ के उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसके बाजू पे कट लग जाता है। किसी भी तरह से करके बायू वहाँ से निकल जाती है। फिर फयान अपनी सभी मेट को कॉल करके नीचे बुला लेता है। फयान सब लोगों से कहता है कि सब लोग अपना बाजू मुझे शो करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किसके बाजू के ऊपर कट का निशान है। बायू उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बाजू के ऊपर ड्रेसिंग की हुई थी। फिर असिस्टेंट आगे बढ़ते हैं और बारी बारी सबका बाजू चेक करते हैं। तभी बायू की भी बारी आ जाती है। असिस्टेंट उसका बाजू ऊपर करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से एक लड़की के बाजू के ऊपर एक जले का निशान मिलता है। तो फयान कहता है कि ये जले का निशान है, चाकू का नहीं, इसीलिए इसे जाने दो। असिस्टेंट बायू का बाजू भी ऊपर करके देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई निशान नहीं था। बायू की जान में जान आती है और कहती है कि अच्छे वक्त पे मैंने अपना निशान गायब कर लिया था। फिर असिस्टेंट फयान को बताता है कि सर, किसी के बाजू के ऊपर भी चाकू का निशान नहीं, और चोर हमारे यहाँ पर आने से पहले ही फरार हो चुका था। फयान को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो सब नौकरों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन बायू से कहता है कि तुम यहाँ पर ही रहो। फयान बायू से कहता है कि तुम मुझे ऊपर लेके जाओ। बाकी सभी मेट ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और वो कहती हैं कि ये लड़की अभी कल ही नहीं आई है और इसने मिस्टर फयान के दिल में इतनी जल्दी अपनी जगह भी बना ली। उनकी बातें शीन भी सुन लेती है और मेट के मुंह पे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि फयान मेरे अलावा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। बहुत जल्दी बायू को मैं यहाँ से निकलवा दूंगी। दूसरी तरफ बायू फयान को बेड पे लटा देती है। फिर वो उसे कहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, और अपने दिल में सोचती है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, वरना मेरी चोट में से ब्लड निकल आएगा, क्योंकि मैंने बस उसे टेम्परेरी गायब किया था। फयान उसे पानी मांगता है। बायू उसे पानी देने लगती है तो उसके बाजू से ब्लड निकल आता है। फयान उसे पकड़ के अपने नीचे लटा लेता है और उसके बाजू जोर से पकड़ के कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। बायू खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फयान उसे कहता है कि तुम्हें किसने भेजा। तो बायू कहती है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा। तभी शीन वहाँ पर आ जाती है और उन्हें इस तरह से देख के उसके हाथ से वेजिटेबल नीचे गिर जाती है। फयान उसे देख के साइड पे हो जाता है। शीन कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फयान उसे गुस्से से कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली, यहाँ से बाहर चली जाओ। तभी बायू भी वहाँ से निकलने लगती है तो फयान उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम चोर हो, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। ये कह के वो उसे कैंची की मदद से टच करने लगता है। तभी असिस्टेंट बाहर से शोर करते हुए कहते हैं कि हमने चोर को पकड़ लिया है। असिस्टेंट एक लड़के को पकड़ के फयान के सामने लेके आते हैं। वो लड़का कहता है कि मैं आपके घर में एक मेडिसिन चोरी करने के लिए आया था, जो एक ब्लड डिजीज का एंटीडोट है। बायू भी दूर खड़ी हुई उसकी बात सुन रही थी और अपने दिल में सोचती है, लगता है हुई ने इसे मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। फयान कहता है कि वो मेडिसिन तो मेरे पास मौजूद नहीं। बायू ये बात सुन के हैरान होती है और कहती है, लगता है फयान हेवनली डॉक्टर का बेटा नहीं, क्योंकि उनके पास तो वो मेडिसिन मौजूद थी। इधर फयान उस लड़के से पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा। इससे पहले कि वो उसका नाम बोल पाता, वो नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तो बायू को पता चलता है कि इसकी मौत ब्लड डिसऑर्डर से हुई है, इसीलिए वो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और हुई को डिटेल्स पता करने के लिए भेजती है। इधर असिस्टेंट उस चोर के हाथ से एक रिंग उतार लेते हैं और फयान को दिखाते हैं कि ये बाई फैमिली की रिंग है। तो फयान उस रिंग को देख के कहता है कि बाई फैमिली मुझे मारना चाहती है। आज के आज ही उनकी बेटी को मैसेज भेजो कि मैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में बायू अपने हाथ में बैंडेज लगा रही थी, तभी उसे फयान की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि बाई फैमिली अपने आप को क्या समझती है, आपने चोर भेजा मेरे घर से मेडिसिन चोरी करने के लिए। अब मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, मैं इस मंगनी को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए कल मुझे मिलो। बायू उसकी कॉल बंद कर देती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कितना अकड़ू इंसान है, और वो अपने दिल में ये भी सोचती है कि मैंने इनके घर पे कब चोर भेजा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कहीं ये मिस्टर फयान ही तो नहीं। नेक्स्ट सीन हम बायू के फादर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान घर पे फिर रहे थे। तभी असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि जिस चोर को आपने फयान के घर पे भेजा था वो पकड़ा गया है, लेकिन इससे पहले कि वो आपका नाम ले पाता उसकी वहाँ पर ही मौत हो गई। ये बात सुन के उसके फादर बहुत खुश होते हैं। तभी उनके मोबाइल पे किसी मास्क मैन की कॉल आती है। वो आदमी बायू के फादर से कहता है कि मैंने आपके जिम्मे एक काम लगाया और आप उसे भी ना ठीक से कर सके। इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा और आपको उस पर्ल मेडिसिन को लाना होगा, वरना मैं हर आदमी को जहर दे के इसी तरह से मारता रहूंगा। इधर बायू हुई के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर फयान ने उसे मिलने के लिए बोला था, लेकिन जाने से पहले उसे उसका मोबाइल फोन नहीं मिलता। तो हुई उसे अपना मोबाइल फोन पकड़ा देता है और उसे कहता है कि ये आपका मोबाइल फोन। फिर हुई उसे कहता है कि आपको टेबल नंबर 8 पे जाना है और बी केयरफुल, आपकी दफा गलत टेबल पर मत चले जाना। बायू वहाँ से चली जाती है और उधर फयान उसका वेट कर रहा था। फयान असिस्टेंट को वहाँ पर खड़ा करके वॉशरूम के लिए जाता है। तभी बायू आ जाती है और असिस्टेंट को अपना बॉयफ्रेंड समझती है।
असिस्टेंट उसे बैठने के लिए कहता है और फोयान को कॉल करता है। फोयान उसे दूर से ही देख के समझ जाता है कि ये तो वही स्कैमर लड़की है, मुझे अपने मंगेतर को कॉल करके कंफर्म कर लेना चाहिए। ये सोच के वो उसे कॉल करता है, लेकिन मोबाइल तो हुई के हाथ में था। जैसे ही हुई हेलो करता है, फोयान अपने दिल में सोचता है कि ये उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को भी कॉल करके बुला लेता है। बायू उसका वेट करती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हुई को बताती है कि वो वहाँ पर नहीं आया, तो हुई उसे कहता है कि तुम्हारा मोबाइल गलती से मेरे पास रह गया था और उसपे तुम्हारे फियांसे की कॉल भी आई थी। तो बायू कहती है कि यकीनन उसने मुझे यही बताना होगा कि आज वो नहीं आ सकता। पता नहीं ये इंसान मुझे बार बार मिलने के लिए क्यों बुलाता है, जबकि खुद टाइम पर आता भी नहीं। फिर हुई उसे बताता है कि चोर की डिटेल्स का पता चल चुका है। बायू ये बात सुन के खुश हो जाती है, लेकिन हुई कहता है कि डिटेल्स कंप्लीट नहीं। तो बायू कहती है कि लगता है सामने वाला इंसान काफी ज्यादा शातिर है, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। दूसरी तरफ बायू फोयान के रूम में आती है, लेकिन फोयान तो रूम में मौजूद नहीं था, इसीलिए वो एंटीडोट ढूंढने के लिए उसके रूम में सर्च करती है, लेकिन उसके रूम में से तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर बायू अपने दिल में सोचती है कि मुझे एक पिल का इस्तेमाल करना होगा ताकि फोयान सारी बातें सच बोल दे। फिर बायू उसके सूप में वो पिल मिला देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शीन सभी मेट्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि हमने तुम्हें देख लिया है। बायू कहती है कि ये एक हेल्दी सप्लीमेंट है, लेकिन शीन उसे कहती है कि मुझे पता है ये पिल तुम मिस्टर फोयान को सेड्यूस करने के लिए यूज कर रही हो। फिर वो मेड से उसे मारने के लिए बोलती है, लेकिन बायू उन दोनों को नीचे गिरा देती है। फिर शीन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो बायू उसे पकड़ के उसका मुंह सिंक में डुबो देती है। तभी फोयान वहाँ से आ जाता है और शीन उसे बताती है कि इस लड़की ने आपके बाउल में पॉइजन डाला है। फोयान बायू से सूप को पीने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो उसे पीना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो सूप को पी लेती तो उसे सब कुछ सच सच बोलना था। फोयान उसे कहता है कि अगर तुम सूप नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बायू सूप को पी लेती है और अपने दिल में सोचती है कि अब मुझे जल्दी से एक स्लीपिंग पिल लेनी होगी। शीन उसे कहती है कि आप इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो फोयान उसे कहता है कि यकीनन तुमने ही इसे बुली करने की कोशिश की होगी। फिर वो बायू से कहता है कि मेरे रूम में मसाज करने के लिए आओ। बायू उसका मसाज कर रही थी, तो फोयान कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी शानदार हैं, तुमने कहाँ से सीखी। बायू किसी बात का आंसर नहीं देती, क्योंकि वो चुप रहना चाहती थी। फोयान उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दो। लेकिन बायू कहती है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मैं बिल्कुल सच सच बोल दूंगी और मैं सच बोलना नहीं चाहती। तभी फोयान उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन तभी वो उसके घुटने पे सर रख के ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल ली थी। फोयान उसे जगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं जागती। फिर नेक्स्ट सीन में हम बायू को देखते हैं, जिसके हाथ उसने बांधे हुए थे और वो उसी के बेड पे सो रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो फोयान से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो फोयान उसे कहता है कि तुम मेरे बेड पे सो रही थी, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद था। बायू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपकी एक अच्छी सर्वेंट हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फोयान उसे एक पानी का गिलास दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है इसमें सच बोलने वाली मेडिसिन है जो मैं अभी तुम्हें पिलाने लगा हूँ। बायू के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती। तो फोयान उसे जबरदस्ती वो पानी पिलाने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ पे उसका थोड़ा मेकअप लग जाता है, तो वो कहता है तुमने मुंह पे मेकअप किया है। फिर वो अपने असिस्टेंट से एक टॉवल मंगवाता है और उसका फेस साफ करता है। तभी फोयान को पता चल गया था कि ये वही लड़की है जो हमेशा मेरे सामने झूठ बोलते हुए आती है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसे घर से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट भी बायू के साथ ऐसा ही करते हैं और उसे रोड पे फेंक देते हैं। तभी हुई अपनी गाड़ी में आता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ फोयान खड़ा ये सारा सीन देख रहा था। तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था, जिसने आपकी जान बचाई थी, उसकी लोकेशन पता चल गई है। इधर बायू से इतना हरी में जाते हुए देख लेती है, तो वो हुई से कहती है कि इनकी कार का पीछा करो। वो दूर खड़े होके ही देख लेती है कि बिल्डिंग में वही गुंडे उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फोयान जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो फोयान कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ पर बुलाया। फोयान उस गुंडे पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि बताओ वो लड़की कहाँ पर है। तो वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि वही लड़की जिसने लास्ट टाइम तुम्हें बचाया था, अब वो बार बार थोड़ी ना आएगी। फोयान उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो एक धुआं उन सब लोगों की आंखों में फेंक देता है और फोयान से कहता है कि ये पॉइजनस स्नो थी। अभी थोड़ी ही देर बाद ये जहर तुम्हारे अंदर फैलना शुरू हो जाएगा और तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तभी बायू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो गुंडों को मार के साइड पे करती है और फोयान के मुंह में एक पिल डाल देती है। उसे कहती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फोयान को बेड पे ले आती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फोयान उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि मुझे छोड़ के कहीं ना जाना। बायू कहती है कि मैंने 2 दफा पहले भी तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम तो मुझे थैंक्स ही नहीं बोलते। फोयान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो उसे कहता है कि I'm so sorry, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बायू कहती है कि वैसे तुम मुझे रिटर्न में क्या दे सकते हो। तो फोयान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। बायू कहते हैं कि ये भी नहीं, इसके अलावा क्या। तो फोयान कहता है कि तुम जो
चाहोगी? तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा, क्या तुम हेमनली डॉक्टर के बेटे हो? इससे पहले कि फोयान आंसर कर पाता, उसका असिस्टेंट आके बताता है कि हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है जो आपको मारना चाहते थे। बायू और फोयान नीचे आ जाते हैं और वो गुंडे कहते हैं कि हम अपने मालिक के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, भले तुम हमारी जान भी ले लो। बायू कहती है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मरने से पहले थोड़ी स्माइल ही कर लो। ये बात कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो हंसने लगता है। दूसरा गुंडा भी कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी पॉइजन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो तीनों बारी बारी करके मर जाते हैं। बायू उसकी तरफ देख के कहती है कि इन्हें स्पेशल किस्म का पॉइजन दिया गया है। फोयान कहता है कि मुझे पता है, इसे पॉइजन बाई फैमिली ने दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो चोर आया था उसके हाथ में जो रिंग थी वो बाई फैमिली की थी। बायू को उस रिंग को देख के बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसका मतलब मेरी माँ को मारने में भी उन्हीं का हाथ था। लेकिन तभी बायू की भी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन बायू उसे स्टॉप करती है और उसे कहती है कि मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। हेमनली डॉक्टर के बेटे के पास एक मैजिकल पर्ल मौजूद है, बस वही मेरा इलाज कर सकता है। फोयान कहता है कि ना तो मैं किसी हेमनली डॉक्टर का बेटा हूँ और ना ही मेरे पास कोई पर्ल है। बायू को कुछ समझ नहीं आती, वो काफी ज्यादा हॉट फील कर रही थी, तो वो उसके साथ फिजिकल होने लगती है। तभी फोयान के मोबाइल पे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। असिस्टेंट कहता है कि कल एक पर्ल की नीलामी होने जा रही है, क्या आप वहाँ पर आ सकते हैं? तो बायू कहती है कि हमें वहाँ पर जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ बायू जैसे ही अंदर एंटर होती है तो उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर सामने ही खड़े थे। वो दोनों उसे देख के बातें करने लगते हैं कि तुम्हारी जैसी पुअर लड़की का यहाँ पर क्या काम है। बायू मजे से सोफे पे बैठ जाती है और उन्हें कहती है कि अभी थोड़ी ही देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। और वैसे भी आप दोनों बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी माँ के कातिल को नहीं ढूंढ देती, जो कि मुझे जल्दी ही मिलने वाला है। ये बात सुन के उसकी माँ और बहन कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी फोयान की एंट्री होती है। उसकी बहन देख के कहती है कि वाह, ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो उसकी माँ कहती है कि इसने एक्सपेंसिव वॉच भी पहन रखी है, जल्दी से जाओ और इसे पटा लो। बायू उसकी बातें सुन लेती है और फोयान का हाथ पकड़ के कहती है कि हस्बैंड तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। उसकी बहन तो ये सुन के शॉक्ड रह जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आपने तो कहा था कि मिस्टर फू कोई बूढ़े आदमी है, ये तो इतना ज्यादा हैंडसम आदमी निकला। फिर अपनी माँ से जिद करते हुए कहती है कि भले कुछ भी करे, मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है। तभी बोली के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले एक व्हाइट पर्ल को डिस्प्ले किया जाता है और बताया जाता है कि एक स्पेशल पर्ल है जो किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है और इसकी प्राइस 1.8 बिलियन है। तभी बायू की बहन जिद करने लगती है कि मुझे ये पर्ल लेना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर हम अपनी सारी चीजें भी बेच दें तो 1.8 बिलियन जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए खामोश ही रहो। इधर बायू फोयान से जिद करती है कि हस्बैंड प्लीज मुझे ये पर्ल बाय करना है, तो वो उसे वो पर्ल बाय कर देता है। बायू एक्साइटेड होकर उस पर्ल को पकड़ने लगती है, लेकिन वो कहती है कि पहले ये पर्ल किसके पास था, मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगी। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर अपने डॉटर के साथ प्लान करती है कि किस तरह से हम बायू को लेट डाउन कर सकते हैं। फिर बायू उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जिसने मुंह पे मास्क चढ़ा रखा था। बायू उसे कहती है कि ये पर्ल आपके पास था, लेकिन आप इसे क्यों सेल करना चाहते हैं? तो वो कहता है क्योंकि ये पर्ल अब मेरे काम का नहीं रहा। तो बायू पूछती है कि क्या आप जानते हैं, बायू से पूछते हैं कि क्या आप हेमनली डॉक्टर टियांशु के बारे में जानते हैं, क्योंकि मुझे एक डिजीज है, उसका इलाज सिर्फ वही कर सकते हैं और वो भी इस पर्ल के जरिए। तो वो आदमी उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये है टियांशु फैमिली का बड़ा बेटा, बस यही एक इंसान है जो तुम्हें हील कर सकता है। तो बायू उसकी फोटो देख के काफी हैरान होती है और वो कहती है कि मैंने इस इंसान को पहले क्यों नहीं देखा। वो बायू को बताता है कि ये फॉरेन कंट्री में है। तो वो उसे पूछती है कि क्या इसका छोटा भाई फोयान मुझे हील कर सकता है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बायू उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसकी बहन और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे मार के बेहोश कर देते हैं और एक रूम में जाके लटा देते हैं और उसकी बहन उसके हाथ से वो पर्ल भी ले लेती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो बायू उठ जाती है और उन्हें कहती है कि थोड़ा सा वेट तो करो, मैंने तुम दोनों को स्टिल कर दिया है, अब तुम दोनों मूव नहीं कर सकते। फिर बायू उसके हाथ से वो पर्ल पकड़ती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आके वो काफी एक्साइटेड होकर उस पर्ल को खा लेती है और सोचती है कि अब मैं जल्दी से हील हो जाऊंगी। लेकिन बायू की तो पर्ल खाने की वजह से और भी तबीयत खराब होने लगती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से ब्लड भी आ जाता है। वो सोचती है कि मुझे कोल्ड शावर लेना चाहिए, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो आदमी जिसने मास्क पहन रखा था, उसका नाम हमें मोतांग बताया जाता है। मोतांग सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तो उस पर्ल को ढूंढने के लिए 20 साल से वेट कर रहा हूँ और आई एम सो सॉरी, लेकिन इससे तुम्हारी बीमारी हील नहीं होगी, बल्कि थोड़ी ही देर में तुम मरने वाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फेक पर्ल दिया था। बायू वहाँ से जाती है और बाथटब में आके बैठ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत तो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी तबीयत बार बार खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर फोयान आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अंदर हो। बायू से अंदर आने के लिए कहती है तो वो उसे कहता है कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। बायू को हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। वो उसे कहती है कि कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता, बस तुम ही हो जो मुझे क्योर कर सकते हो। ये कह के वो उसे किस कर लेती है।
फोयान भी उसकी इस हरकत से पहले तो काफी ज्यादा हैरान रहता है, फिर उसको किस करने लगता है। इसी तरह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बायू सो के उठती है तो उसे यकीन नहीं आता कि वो जिंदा है। वो सोचने लगती है कि लगता है कि वो पर्ल अच्छे से अपना काम कर रहा है। फिर वो फोयान की शर्ट पीछे करके उसका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे नजर नहीं आता। बायू को लगता है कि उसने उस दिन गलती से कोई मार्क देख लिया था। बायू अपने दिल में सोचती है कि अगर ये टियानचू फैमिली का सन नहीं तो मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये सोच के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी फोयान उठ जाता है और उसे आवाज देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़ के भाग रही हो। तो बायू उसे कहती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, मैं तो बस किसी जरूरी काम से जा रही थी। तो फोयान उसे कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन बायू उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिस आदमी को ढूंढ रही थी वो तुम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कह के वो अपने कपड़े उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बायू के जाते ही असिस्टेंट रूम में आता है और उसे कहता है कि मिस बायू भाग गई है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें वापस लेके आऊं। लेकिन फोयान कहता है कि उसे रहने दो। फोयान अपना मोबाइल निकालता है और दिल में सोच रहा था कि ये लड़की मुझे इतना जल्दी छोड़ के क्यों भाग गई, क्या मैं इतना बुरा परफॉर्म करता हूँ। फिर फोयान अपना मोबाइल फोन चेक करने लगता है तो पता चलता है कि उसने तो उसे अपने मोबाइल फोन से भी ब्लॉक कर दिया है। उसका असिस्टेंट थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहता है कि लगता है वो आपको अपने साथ ही नहीं रखना चाहती, लेकिन फोयान कहता है कि फौरन से जाओ और उसे ढूंढ के लेके आओ। बायू गाड़ी में आके बैठती है और हुई से चलने के लिए कहती है तो हुई कहता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो उसकी लोकेशन तुम्हारे घर के आसपास ही नजर आ रही है, लगता है कि वो आदमी तुम्हारे घर के पास है। बायू अपने घर पे आती है तो उसकी माँ और उसकी बहन काफी बुरी कंडीशन में थी। तभी उसका फादर उसे देख के डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की। तो बायू कहती है कि आपकी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, आप तो लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगी। तो उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। बायू उनकी बात पे बहुत गुस्सा करती है और उनके ऊपर अटैक करके उनको नीचे गिरा देती है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, लेकिन मेरे बॉस ने तुम्हारी माँ को मारा है और मेरा बॉस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बायू अपने बाप का गला दबा के उन्हें मारने लगती है। तभी मास्क मैन आ जाता है और उसका शोल्डर पकड़ के उसे पीछे करता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लगती है, क्या तुम ही हो मेरे फादर के बॉस और मेरी माँ के किलर। तो मास्क मैन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे ये बात पूछने की हिम्मत करती हो, मुझे तो लगता था कि तुम काफी ज्यादा वीक हो चुकी होगी। तुम्हें पता है कि तुम्हें जो डिजीज है और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जहर फैल रहा है वो सब कुछ मेरी ही वजह से है। तुम्हारी माँ थोड़ी ओल्ड एज थी, वो इस पॉइजन को बर्दाश्त न कर सकी, इसीलिए वो जल्दी ही चल बसी, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर। बायू को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर अपने दिल में सोचती है कि अभी मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं इसके साथ मुकाबला कर सकूं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। वो हुई के पास आ जाती है और अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो हुई से कहती है कि मेरे एंटीडोट की लोकेशन पता करो। तो हुई कहता है कि ये तो आपके मंगेतर की लोकेशन का बता रहे हैं, लगता है कि आपका फियांसी ही आपका एंटीडोट है। बायू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मेरे फियांसी को फोन करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में बायू फोयान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आती है। हुई उसे कहता है कि मुझे कॉल कर लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई। बायू रूम की तरफ जाने लगती है, कोई उसका हाथ खींच के उसे अंदर कर लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि फोयान होता है। फोयान उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो, लगता है तुम किसी के साथ डेट पे आई हो। तो बायू भी उसके थोड़े क्लोज होते हुए कहती है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर किसी के साथ डेट पे आए हो। फोयान कहता है कि नहीं कोई नहीं। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि उस लड़की को 908 नंबर बता दो। तभी बायू उसे किसी काम का बोल के वहाँ से चली जाती है और उसके मोबाइल के ऊपर भी सेम रूम नंबर का मैसेज आ जाता है। बायू ये देख के बहुत हैरान होती है और कहती है मुझे तो लगता है कि वो फोयान का कोई बड़ा भाई है जो मुझसे मिलना चाहता है। ऐसा करती हूँ कि उसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ और उसके लिए गिफ्ट भेज देती हूँ। ये सोच के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फोयान भी बैठा हुआ बायू का वेट कर रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मिस बाई ने आपसे एक्सक्यूज किया है कि आज वो आपसे मिलने नहीं आ सकती। फोयान को तो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस गिफ्ट को उठा के बाहर फेंक दो। असिस्टेंट जाने लगता है तो वो उसे कहता है कि आपकी ग्रैंड माँ ने आपके बड़े भाई के आने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की है और उन्होंने कहा है कि आपने भी वहाँ पर आना है। फोयान वहाँ से जाने से इनकार कर देता है और कहता है वो तो मेरी माँ का रजाई बेटा है, भला मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर आप ना गए तो आपकी माँ बीमार पड़ जाएंगी, इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर बायू हुई के साथ आई थी। वो उसे हुई के साथ देख के सोचता है कि इसने दूसरे मर्दों के साथ फिरना भी शुरू कर दिया। मोतैंग भी पार्टी में ही मौजूद था। वो एक कॉल अटेंड करने के लिए साइड पे जाता है। बायू उसके पीछे जाती है और फोयान बायू के पीछे। बायू पूल के पास खड़े होकर मोतैंग को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रही हो, यकीनन किसी मर्द को। बायू आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रही थी और उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। फोयान उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन बायू उसे अपनी आईसी नीडल से स्टॉप करने की कोशिश करती है। तो फोयान उसे कहता है कि लगता है तुम्हारी आईसी नीडल काफी वीक पड़ गई है। बायू अपने दिल में सोचती है कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक पड़ गई है, इसीलिए तो मेरी आईसी नीडल भी ठीक से काम नहीं कर रही। वो उसे खुद से दूर करती है। तभी मोतैंग वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि कौन है। ये दोनों साइड पे छुप जाते हैं। फोयान उसे फिर से किस करने लगता है तो बायू उसे कहती है कि मेरे लिए न्यू क्लोथ्स लाओ। फिर नेक्स्ट सीन में
फोयान उसे कुछ क्लोथ्स देता है जो बायू पहन के आती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि वो रेड कलर का ड्रेस था। फोयान तो बस उसे देखे ही जा रहा था। वो उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, पार्टी में तुम जिस लड़के के साथ आई हो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बायू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मेरा कजन है। तो फोयान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो? बायू उसे साफ इनकार कर देती है। फिर अपने दिल में सोचती है कि तुम्हें क्या पता हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद अभी शादी करना नहीं है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और फोयान से कहता है कि ग्रैंड माँ आपसे मिलना चाहती है। फोयान के जाने के बाद बायू भी वहाँ से नीचे जाने लगती है। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। वो मुड़ के देखती है तो उसके सामने मूतैंग खड़ा था। वो उसे देख के पहचान जाती है कि ये मेरा फियांसी है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बायू को लगता है कि मुझे भी अभी खामोश ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ बाई फैमिली के साथ बहुत खुशी से मिल रही थी। तभी फोयान भी वहाँ पर आ जाता है और वो फोयान का इंट्रोडक्शन लिली के साथ करवाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी होने वाली बीवी है, इसी के साथ तो मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स की थी। फोयान तो ग्रैंड माँ के सामने साफ रिफ्यूज कर देता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। उधर लिली जिद करने लगती है कि मुझे तो इसी लड़के के साथ शादी करनी है। ग्रैंड माँ उसकी बात सुन के गुस्सा करती है और उसे कहते हैं कि कौन है वो लड़की। तो फोयान कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तो लिली भी अपने दिल में सोचती है कि यकीनन बायू ही है जो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। ये लड़की हमेशा मेरी खुशियों की दुश्मन ही बनी रही है। इधर दादी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी मैं उसके साथ कभी भी होने नहीं दूंगी, लेकिन फोयान कहता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। दादी तो अपना दिल पकड़ के बैठ जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं और दादी का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि ये थोड़ी सी वीक है, इन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। लिली फोयान से कहती है कि क्या अब भी आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे? तो फोयान कहता है कि करूंगा। नेक्स्ट सीन में बायू मोतैंग के साथ बात करना चाहती है तो वो उसे कहता है कि बोले मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो उसे ब्लड रिपोर्ट दिखाती है और उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड को ब्लड डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए आपका ब्लड चाहिए, आपको उसे ब्लड डोनेट करना होगा तभी वो हील हो सकती है। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप उसे ब्लड दे सकते हैं? बायू उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि प्लीज आप कल मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोतैंग भी उसे कहता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर बायू आती है। वो आते ही मोतैंग को कॉल करती है लेकिन फोयान से टकरा जाती है। फोयान उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तभी पीछे से मोतैंग भी आ जाता है और कहता है कि I'm सॉरी मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। तो बायू कहती है कि नहीं मैं अभी ही आई हूँ। फोयान उन दोनों को फ्रेंड देख के कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो बायू कहती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं। फोयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मोतैंग अच्छा लड़का नहीं, इसीलिए उससे दूर रहो। तो मोतैंग उसे कहता है कि मुझे पता है मेरा छोटा भाई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सबके सामने बुरा कहो। बायू उनकी बातें सुन के कंफ्यूज हो रही थी तो वो कहती है कि मैं अडल्ट हूँ और मुझे पता है कि किसके साथ बात करनी है और किसके साथ नहीं। ये कह के वो मोतैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मोतैंग को देखते हैं जो थोड़ा सा ब्लड लेके बायू को देता है और उसे कहता है कि इस ब्लड को अपनी फ्रेंड को दे देना। बायू बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि इसके बदले में मैं आपको कितने पैसे ट्रांसफर करूं। मोतैंग उसके पास होते हुए कहता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, आखिरकार तुम मेरी होने वाली बीवी हो। बायू ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बायू गाड़ी में आके बैठती है और उस ब्लड को हुई को देती है। उसे कहती है कि इसे लेबोरेटरी में चेक करवाओ। तो हुई कहता है कि इसमें थोड़े से दिन लगेंगे, क्या तुम वेट कर सकती हो? तो बायू कहती है कि मैं वेट कर लूंगी क्योंकि चीजें इतनी आसानी से हो रही है, हमें कभी भी अपने दुश्मन को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हुई गाड़ी ड्राइव कर रहा था तभी दादी उसके सामने आ जाती है। बायू जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और दादी को रेस्क्यू करती है। वो दादी के मुंह में एक पिल भी डाल देती है और उन्हें लीव के साथ जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिली वहाँ से आ जाती है और उसके मुंह में एक थप्पड़ लगा के कहती है कि तुमने दादी को जानबूझ के धक्का दिया है। और फोयान भी आ जाता है और दादी को संभाल लेता है। लिली फोयान से कहती है कि इसने दादी को जानबूझ के धक्का दिया है, लेकिन फोयान कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। तभी दादी भी जाग जाती है और लिली दादी से पूछती है कि दादी आपको किसने धक्का दिया? दादी भी बायू की तरफ इशारा करके कहती है कि इसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया। दादी की बात सुन के लिली पुलिस को बुलाने लगती है। तभी मोतैंग आ जाता है और बायू के साथ खड़ा हो जाता है। वो उन सब लोगों के सामने कहता है कि बायू को कोई भी हार्म ना करे क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है और बहुत जल्दी हम दोनों शादी कर रहे हैं। फोयान ये बात सुन के बहुत हैरान होता है और दादी कहती है कि तुम इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। तो मोतैंग कहता है कि आप इस पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। वो दादी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कोई कहता है कि तुमने मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की, उससे माफी मांगो। तो लिली फोयान के पास होते हुए कहती है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, बहुत जल्दी मैं और फोयान भी शादी करने वाले हैं। बायू को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। तभी मोतैंग भी उसे अपने थोड़ा पास करते हुए कहता है कि अगर मेरा छोटा भाई शादी कर रहा है तो क्यों ना हम भी शादी कर लें। दूसरी तरफ से हुई उसे अपने पास करता है और उसे कहता है कि ब्लड की रिपोर्ट आ गई है और पता चला है कि इसका ब्लड बिल्कुल भी नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए भी तुम्हें वेट करना होगा।
तो बायू उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, अभी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मुझे एक जरूरी काम है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर मोतेंग अपने ऑफिस में आता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर बायू इसी तरह से चलती रही तो मेरा तो सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। फिर वो अपनी बुक पकड़ के उसमें से एक मेडिसिन निकालता है और बायू को कॉल करके कहता है कि आप वीकेंड पे फ्री हैं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उधर बायू भी कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और दोनों एक दूसरे को मिलते ही कहते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। फिर मोतेंग कहता है कि आज हमारी लास्ट मुलाकात है तो क्यों ना हम एक साथ ड्रिंक करें। बायू ड्रिंक पकड़ती है लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके ड्रिंक में कोई मेडिसिन ऐड है। वो मोतेंग से साफ कह देती है कि आपने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। वो उसकी बात सुन के काफी कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो बायू कहती है कि क्योंकि आपने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की इसीलिए मैं आपके साथ डेट कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। मोतेंग थोड़ा सा वेट करता है, तभी बायू चकरा के नीचे गिर जाती है। मोतेंग कैंडल पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैंने बस जहर तुम्हारी ड्रिंक में ही मिलाया था। मैंने तो बेहोश करने वाली दवाई इस पूरी एयर में छोड़ दी थी जो कि मेरी फेवरेट है। बायू तो बेहोश हो जाती है। मोतेंग उसे रूम में ले आता है, उसकी बॉडी में चेक करके देखता है कि बस 10 दिन में तुम एक्सपायर हो जाओगी और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है और उसे मार के पीछे करता है। फोयान उसे गोद में उठाता है, वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बायू को देखते हैं जो बेहोश एक बेड पे लेटी थी। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ। बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड मोतेंग के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। आए रोज उसका किसी नई लड़की के साथ अफेयर भी होता है। अब मिस बायू को भी इसीलिए लेके आया है और वैसे भी मोतेंग तो फू फैमिली का रजाई बेटा है। बायू ये बात सुन के बाहर आती है और उनसे पूछती है कि फोयान कहाँ पर है। वो बताते हैं कि मिस्टर फोयान की शादी हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन हमें मैरिज का दिखाया जाता है जहाँ पर फोयान और लिली की मैरिज हो रही थी। बायू वहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे ये शादी मंजूर नहीं, और फोयान का बाजू पकड़ के कहती है कि मैं फोयान की मंगेतर हूँ, यानी कि बाई फैमिली की इकलौती वारिस। लिली मेरे बाप की सौतेली बेटी है। लिली आगे बढ़ती है और फोयान का बाजू पकड़ के कहती है कि ये झूठ बोल रही है। बायू हुई को आवाज देती है जो उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेके आता है। वो फोयान को दिखाती है कि ये देखो प्रूफ कि मैं बायू खानदान की इकलौती वारिस हूँ। फोयान प्रूफ देख के अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो बायू से कहता है कि अब हम शादी कर सकते हैं। बायू उसे रिफ्यूज करना चाहती है लेकिन हुई उसके लिए वेल ले आता है। फोयान उसके सर पे वो वेल पहनाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बायू भी उसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वो फेंट होकर नीचे गिर जाती है। तो फोयान उसे फौरन से हॉस्पिटल लेके आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं बायू की बॉडी में एक स्पेशल किस्म का पॉइजन इंड्यूस किया गया है जिसका एंटीडोट किसी के पास भी मौजूद नहीं। तो फोयान कहता है कि भले कितने भी पैसे लगे आप लोगों को मेरी बीवी को बचाना ही होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि पैसों की बात नहीं, लेकिन आपकी बीवी का इलाज किसी के पास मौजूद नहीं, वो कुछ ही घंटे सिर्फ जिंदा रह सकती हैं। आई एम सॉरी, हम उनका इलाज नहीं कर सकते। तभी नर्स बायू को बाहर ले आते हैं जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। बायू उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, सिर्फ यही वजह थी कि मैं शादी के लिए डिले कर रही थी। फोयान उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो बायू उसे कहती है कि सिर्फ एक हेवनली डॉक्टर का ब्लड है जो मुझे हील कर सकता है और मैंने उस ब्लड को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इंसान मुझे नहीं मिला। फोयान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए उसे ढूंढ के लेके आऊंगा। बायू उसे प्यार करने लगती है लेकिन तभी वो एक्सपायर हो जाती है। नर्स उसे वहाँ से लेके जाना चाहती है लेकिन फोयान उसे स्टॉप करता है और उसे कहता है कि तुम लोग इसे कहीं लेके नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और नर्सिस को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। फिर ग्रैंडपा फोयान को बताती है कि तुम्हारी बीवी मरी नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ पॉइजन इंड्यूस किया गया है जिसकी वजह से ये सिर्फ बेहोश है। तुम्हारे ग्रैंडपा हेवनली डॉक्टर थे और सिर्फ तुम्हारा ब्लड है जो बायू को सेव कर सकता है। फोयान ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है, जल्दी से अपना ब्लड निकाल के बायू को सेव करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से लिली आ जाती है और लिली के साथ में जोजो भी था। लिली उसे कहती है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट याद है, मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें वो पिल दी थी। फोयान उसकी बात में जरा भी यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि ब्रेसलेट तो कोई भी पहन सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। तो लिली उसे कहती है कि जो तुम्हारा बेटा है। फोयान कहता है कि ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे साथ नाइट भी स्पेंड नहीं की। तो लिली कहती है कि मुझे इस बात का पहले ही पता था, इसीलिए मैंने पेरेंटिंग रिपोर्ट भी करवाई थी। फोयान वो रिपोर्ट देख के बहुत हैरान होता है। ग्रैंडमा भी रिपोर्ट देख के कहती है कि जो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन फोयान कहता है कि ये पेरेंटिंग रिपोर्ट फेक भी हो सकती है। दादी माँ अपने असिस्टेंट से कहती है कि रिपोर्ट की टेस्टिंग करवाओ। तो असिस्टेंट आके बताते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, जो फोयान का ही बेटा है। ग्रैंडमा जोजो से कहते हैं कि जल्दी से आके दादी के गले लग जाओ। जोजो तो जाना नहीं चाहता, तो लिली उसको चुटकी काटती है तो वो जल्दी से जाके दादी के गले लग जाता है। लिली फोयान से कहती है कि तुम अपने बेटे को गले नहीं लगाओगे। तो फोयान कहता है कि तुम सिर्फ मेरी दादी को धोखा दे सकती हो। ये कह के वो अपना ब्लड निकालने लगता है लेकिन दादी उसे स्टॉप कर देती है और उसे कहती है कि इस लड़की को मरे ही रहने दो।
दादी उसे स्टॉप करती है लेकिन फोयान उनकी बात नहीं मानता, तो दादी फोयान को बेहोश करवाती है और असिस्टेंट से कहती है कि इसे घर ले जाओ और बायू के बारे में कहती है कि इसे दफन कर दो ताकि किसी को पता भी ना चले। फिर वो लिली से कहती है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। फिर वो बच्चे की तरफ देख के कहती है कि इस बच्चे की आंखों को क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है इसे किसी ने सेड्यूस किया है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिली को मैरिज हॉल में से निकाल दिया गया था। उसके सामने मूतैंग आ गया था। मूतैंग उसके सामने ब्रेसलेट फेंक के कहता है कि जाओ और फोयान को ट्रस्ट में ले लो। फोयान को बताओ कि तुम वही लड़की हो जिसने 6 साल पहले उसकी जान बचाई थी और वो तुम्हारी बात जरूर सुन लेगा। तो लिली कहती है कि अगर वो मेरी बात ना सुने तो वो गाड़ी के साइड से जोजो को उसके सामने ले आता है और कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ और उसे बताओ कि 6 साल पहले उसका एक बेटा भी हुआ था। लिली उसकी बात सुन के हैरान होती है और कहती है कि अगर जोजो ने अपना मुंह खोल दिया तो मूतैंग उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि जोजो को ये मेडिसिन खिलाती रहो, ये अपना मुंह कभी भी नहीं खोलेगा। और वैसे भी फोयान की ग्रैंड माँ को एक पोता चाहिए और जैसे ही वो इस बच्चे को देखेंगी तो इसे अपना पोता समझेंगी और वो तुम्हारी बात पे जरूर ट्रस्ट करेंगी। तो लिली उसे एक मेडिसिन खिला देती है जिससे जोजो अपना मुंह बंद रखता है। यहाँ पर जोजो बायू की तरफ देख के कहता है कि प्लीज मेरी बहन को कहीं लेके ना जाओ। ग्रैंड माँ कहती है कि किसे अपनी बहन कह रहा है। तो लिली बताती है कि ग्रैंड माँ मेरे बेटे के सर पे चोट लगी थी इसीलिए इसे समझ नहीं आती है, किसी को भी अपनी बहन कह देता है। ग्रैंड माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट बायू को लेके जाके एक वीरान जगह पर फेंक देते हैं तो बायू को होश आ जाता है। वो कहती है कि मैं किस जगह पर हूँ। तभी मूतैंग उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी मेरे हाथ में हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान ले सकता हूँ। बायू उसे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मूतैंग उसका गला दबाते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी माँ को भी मारा है और जिसने तुम्हारी बॉडी में ये जहर इंड्यूस किया था। बायू उसे कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मूतैंग उसे कहता है कि पहले तुम तो मौत का मजा चख लो। ये कह के वो अपना चाकू निकालता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर हमारा हीरो फोयान आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंकता है। मूतैंग उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन फोयान उसके अटैक को उसी पे बैक कर देता है। फोयान जल्दी से बायू की तरफ जाता है और अपना बाजू काट के थोड़ा सा ब्लड निकाल के उसके मुंह में डाल देता है और उसी के साथ ही बायू का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पीछे से मूतैंग दोबारा फिर से उसके ऊपर वार करने लगता है लेकिन बायू अपनी आइसिंग नीडल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। मूतैंग कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन बायू उसे कहती है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। तभी थोड़ी देर में उसे ब्लड की वॉमिट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। मूतैंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो बायू उसे कहती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुराई ही होता है, मैंने तुम्हारा दिया हुआ जहर ही तुम्हारी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर दिया था। तभी फोयान के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और मूतैंग को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और फोयान बायू को हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसके घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लिली ग्रैंड माँ के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। बायू भी फोयान के साथ घर पे आ जाती है और जोजो को देख के कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिली कहती है कि ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। जोजो भी अपनी बहन से कहता है कि मैं आपका भाई नहीं हूँ बल्कि मैं लिली मामा का बेटा हूँ। और ग्रैंड माँ भी उसे कहती है कि तुम्हारा झूठ अब सबके सामने आ गया है इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी अब हमारे खानदान में कोई जगह नहीं। लेकिन बायू को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। बायू कहती है कि मेरा भाई तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। तभी वो उसे बताती है कि हमने पेरेंटिंग टेस्ट करवाया है, ये मेरा और फोयान का बेटा है। बायू को ये देख के बहुत शॉक लगता है। बायू फोयान की तरफ देख के कहती है कि क्या ये सच कह रही है। तो फोयान भी हाँ में सर हिलाता है। तो उसकी दादी कहती है कि अब सारा कुछ सच तुम्हारे सामने आ गया है इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फोयान अपना बाजू आगे कर देता है और कहता है कि बायू को इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता बल्कि लिली इस घर में से बाहर जाएगी। जो भाग के जाता है फोयान को हक करके कहता है कि डैडी आप मुझे और मेरी मामा को घर से बाहर ना निकालें। तो लिली भी उठ खड़ी होती है और कहती है कि क्या तुम अपने बेटे को और मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो, हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई जगह नहीं। लिली को रोता हुआ देख जो बायू को मारने लगता है और उसे कहता है कि आंटी तुम हमारी जिंदगी में से चली जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो बायू अपने भाई का हाथ पकड़ के कहती है कि जो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जो के सर में दर्द होना शुरू होता है क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। तभी लिली उसे आवाज देती है तो जो फिर से उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। बायू जो को कुछ कहने लगती है लेकिन उसकी पल्स पकड़ते ही उसे पता चल चुका था कि मेरे भाई को कोई पिल दी गई है इसीलिए ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। तभी दादी भी उठ खड़ी होती है और बायू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बायू को समझ आ चुका था कि उसके रुकने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फोयान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो उसकी टांग पकड़ के कहता है कि प्लीज डैडी हमें छोड़ के ना जाना। फोयान जो को धक्का देता है वहाँ से जाने लगता है। तो ग्रैंड माँ उसे कहती है कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। लिली जल्दी से दादी को एक छुरी पकड़ाती है और दादी अपना बाजू काटने लगती हैं। फोयान से कहती है कि तुम उस लड़की से अपना सारा रिश्ता खत्म कर दो, बस लिली ही तुम्हारी रियल वाइफ है और जो तुम्हारा रियल बेटा। फोयान अपनी ग्रैंड माँ को स्टॉप करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं जो रोड के ऊपर अकेली चली जा रही थी। तभी हुई उसके पास भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। फिर उसे बताता है कि जो हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। बायू उसे कहती है कि गायब नहीं हुआ बल्कि लिली ने उसे अपना बेटा बना लिया है और उसे कोई पिल भी दी है। तो हुई कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। तो बायू उसे कहती है कि मैं जो की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखनी होगी। तो हुई उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा।
नेक्स्ट सीन में लिली जोजो को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती है। वो उसे स्कूल ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर बायू हुई के साथ आ जाती है। क्लास के 2 बच्चे जोजो को बुली करने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम तो रोने धोने वाले बच्चे हो, आज क्या हुआ तुम रो नहीं रहे। तभी बायू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि खबरदार अगर किसी ने मेरे भाई को तंग किया। वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही थी तो जोजो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो बायू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ये कह के वो उसे एक पिल खिला देती है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और उसकी पिल नीचे गिरा देती है। फिर उसे गुस्से से डांटते हुए कहती है कि तुम्हें कितनी दफा कहा है दूसरों से चीज लेके नहीं खाते। बायू उसे स्टॉप करती है और उसे कहती है कि तुमने धोखे के साथ मेरे भाई को अपना बेटा बनाया हुआ है। तो लिली भी बड़े रोब से उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया भी है तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। बायू उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो लिली रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है और सब लोगों से कहती है कि ये औरत पहले मेरा हस्बैंड छीन लेना चाहती थी और अब इसकी नजर मेरे बेटे पे है, कोई तो आके मुझे यहाँ पर बचाए। स्कूल के टीचर्स भी बायू को बुरा भला कहने लगती हैं तो लिली मौका पाते ही वहाँ से निकल जाती है। बायू भी भागते हुए बाहर आती है लेकिन तब तक गाड़ी जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में लिली जोजो को डांट रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़की के पास जाने की, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उससे दूर रहो। अगर आइंदा के बाद तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें डार्क रूम में बंद कर दूंगी और तुम्हें वहाँ पर खाना भी नहीं मिलेगा। तो जोजो उसे कहता है कि मामा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन लिली उसका हाथ पकड़ के उसे डार्क रूम में छोड़ने के लिए जाने लगती है। तभी फयान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस तरह से बच्चे को लुक आफ्टर करती हो। जोजो भी भाग के उसकी तरफ चला जाता है और उसे कहता है कि बाबा प्लीज मुझे बचा ले क्योंकि मम्मी मुझे डार्क रूम में बंद करना चाहती है। तो लिली कहती है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो फयान कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर लिली उसे बुलाने की भी कोशिश करती है लेकिन जोजो फयान के पीछे छुप जाता है। फिर फयान उसे गोद में पकड़ता है वहाँ से चला जाता है। फयान उसे बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर खेलो, अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। जोजो उसे थैंक्स बोलता है और स्विमिंग पूल के पास बैठ जाता है। तभी लिली पीछे से आती है और जोजो को पानी में धक्का दे देती है। जोजो पानी में डूबने लगता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। लिली उसे कहती है कि अब देखा मुझे तंग करने का नतीजा। लिली के जाते ही बायू वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। जोजो लास्ट टाइम बायू को अपनी बहन बुलाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। बायू उसे पानी में से बाहर लेके आती है। तभी लिली भी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को जानबूझ के नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ग्रैंड माँ भी उसे काफी ज्यादा बातें सुनाना शुरू कर देती है। तभी फयान भी वहाँ से आ जाता है और जोजो को अपनी गोद में उठा लेता है। लिली तो फयान के सामने भी खामोश नहीं रहती और उसे भी कहने लगती है कि इस लड़की ने जानबूझ के मेरे बेटे को पानी में गिराया था। दादी भी लिली का साथ देते हुए कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बायू ने अपने भाई को पानी में धक्का दिया था। लिली कहती है कि अब तो आपने सुन ही लिया होगा। तो फयान कहता है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, मैं खुद उसमें चेक करूंगा। लिली तो उसे रोकती ही रहती है लेकिन फयान उसे वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। लिली जोजो को देखते हुए कहती है कि ये थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगा। फयान उसे कहता है कि ग्रैंड माँ की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, ग्रैंड माँ आपको बहुत ज्यादा डांट देती हैं। लेकिन बायू उसे इट्स ओके कहती है और उसे कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तभी जोजो होश में आ जाता है और अपनी बहन को आवाज देता है। बायू ये देख के बहुत खुश होती है। तो फयान भी कहता है कि इसने तुम्हें बहन कहा है। तो बायू कहती है कि ऑब्वियसली मैं इसकी बहन हूँ तो ये मुझे बहन ही कहेगा ना, क्योंकि लिली ने इसे सेड्यूस किया था। पानी में गिरने की वजह से मेडिसिन का असर खत्म हो चुका है और अब इसकी याददाश्त बहाल हो गई है। फिर बायू जोजो को प्यार करते हुए कहती है कि आपकी सिस्टर आपको हमेशा लुक आफ्टर करेगी। तो इधर फयान भी बायू के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है और मैं हमेशा आपको लुक आफ्टर करूंगा। लिली भी बाहर खड़ी हुई ये सारा सीन देख लेती है और वो कहती है कि इस बच्चे को तो मरना ही होगा। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर जोजो जैसे ही बाहर आता है तो एक गाड़ी वाला आदमी उसे किडनैप करके ले जाता है। फिर बायू भी जोजो को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो टीचर से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो टीचर कहती है कि जोजो तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। तभी बायू के मोबाइल पर कॉल आती है तो लिली उसे कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है, अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो मेरी बताई हुई लोकेशन पर अकेले पहुँचना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम बायू को देखते हैं। वो लिली की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहां पर उसने जोजो को बांध रखा था। बायू उसे कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तुम मेरे सामने आ सकती हो, मेरे छोटे भाई को इस सब में ना लेके आओ। तो लिली कहती है कि ये तो अब इस सब में आएगा ही, और वैसे भी अगर तुम्हें अपने छोटे भाई से इतना ज्यादा प्यार है तो तुम ऐसा करो, अपनी जान दे दो या इसकी जान, तुम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। बायू कहती है कि मैं अपने भाई को लेकर फॉरेन कंट्री में चली जाऊंगी, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, इसलिए मेरे भाई की जान छोड़ दो। तो लिली कहती है कि तुम मेरे आगे आर्ग्यू नहीं कर सकती, जल्दी से डिसाइड करो, तुम्हारी जान या इस बच्चे की जान। लिली ये कह के जोजो की तरफ अपना चाकू करती है। तो बायू जल्दी से कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। लिली उसकी तरफ अपनी चाकू फेंक देती है। बायू भी चाकू उठा लेती है। तभी उसके सामने असिस्टेंट आ जाते हैं और वो उन्हें मार मार के पीछे गिराई जा रही थी। तो लिली चाकू उठाती है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाती है, लेकिन उसके सामने जोजो आ जाता है और चाकू जोजो को लग जाता है। बायू अपने भाई से कहती है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। तो जोजो कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरी बहन ठीक है। लिली उन्हें फिर से मारने लगती है। तभी फयान वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन हमें
हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जोजो को चेक करके बताती है कि थैंक गॉड कोई सीरियस बात नहीं, ये थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जोजो भी जाग जाता है। बायू उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और जोजो फोयान की तरफ देख के कहता है कि आप मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पापा कह के बुलाऊंगा क्योंकि आप मेरी तरह के लगते हैं। तभी हुई भी वहाँ से भागा भागा आता है और बायू को बताता है कि मैंने तुम्हारी और जोजो की पेरेंटिंग टेस्ट करवाई है तो पता चला है कि जोजो तुम्हारा रियल बेटा है और इसके फादर मिस्टर फोयान है। मैंने इस रिपोर्ट को मल्टीपल टाइम चेक किया है और ये रिपोर्ट तुम्हारी ही है। तो फोयान कहता है कि 6 साल पहले मैंने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी और उसने मेरी जान भी बचाई थी, लेकिन उसके बाद मुझे उस लड़की का चेहरा याद नहीं रहा। फिर बायू भी कहती है कि 6 साल पहले मैंने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं। उसके बाद मैं कोमा में चली गई थी। जब मैं होश में आई तो जोजो 2 साल का हो चुका था, तो मैंने यही समझा कि ये मेरा भाई है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी एक्सपायर हो चुके थे। फिर बायू फोयान का हाथ पकड़ के कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम एक फैमिली हैं। फोयान भी जोजो को प्यार करते हुए कहता है कि थैंक गॉड हम सब मिल गए। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।